सोशल साइंसेस फेयर, समाज, इतिहास और भूगोल की गहराई। सोचिए, दुनिया की एक ऐसी सुपर पावर जिसके आगे सभी सिर झुकाते थे और सिर्फ 3 दिन के अंदर उसका पूरा नक्शा पलट गया। आज के इस विश्लेषण में हम 1991 के उस ऐतिहासिक और बेहद नाटकीय सोवियत तख्ता पलट यानी कू की गहराई में जाएंगे जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये एक ऐसी घटना थी जिसने ना सिर्फ मिखाइल गोर्बाचेव के डेमोक्रेटिक एफर्ट्स को रोक दिया बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का रुख ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो आइए सीधे इसमें डाइव करते हैं और समझते हैं कि आखिर उन 3 दिनों में पर्दे के पीछे चल क्या रहा था। 19 अगस्त 1991। इस दिन पूरी दुनिया की जब नींद खुली तो एक बहुत बड़ा झटका लगा। अचानक खबर आती है कि सोवियत प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव को उनकी पावर से सत्ता से हटा दिया गया है। मतलब ग्लोबल पावर डायनामिक्स में रातों रात इतना बड़ा शिफ्ट आएगा, इसकी किसी को दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी। ये न्यूज़ लिटरली किसी ग्लोबल भूकंप से कम नहीं थी। अब देखिए, इस पूरे इवेंट को बिल्कुल ठीक से समझने के लिए हम एक बहुत ही रिगरस एकेडमिक सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 1991 और 1917 के रशियन कूज का एक थरो कंपैरेटिव एनालिसिस है। इन हाई स्टीक्स पॉलिटिकल इवेंट्स के जो डीप फैक्ट्स हैं, उनके कॉजेज और उनकी लीगैलिटी को हम इसी सोर्स मटेरियल के आधार पर परखेंगे। ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, बल्कि हिस्ट्री का एक प्योर फैक्चुअल ब्रेकडाउन है। सेक्शन 1, द वर्ल्ड वेक्स अप, अ बिट्रेयल एट द हाईएस्ट लेवल। जिन्होंने ये तख्तापलट किया वो कोई देश के बाहरी दुश्मन नहीं थे, वो खुद सरकार के सबसे ऊंचे ओहदों पर बैठे थे। अपने ही नेता के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश। इन कंस्पिरेटर्स ने अपना नाम रखा था इमरजेंसी कमिटी और इनकी कवर स्टोरी बिल्कुल झूठी। उन्होंने दावा किया कि गोर्बाचोव बीमार हैं और सरकार नहीं चला सकते, जबकि असलियत ये थी कि उन्होंने गोर्बाचोव को क्राइमिया के उनके विला में चुपचाप हाउस अरेस्ट पर रखा हुआ था। जनता को शांत करने के लिए उन्होंने वादे किए कि वो इकोनॉमी ठीक करेंगे और एनार्की को रोकेंगे, लेकिन पर्दे के पीछे तुरंत प्रोटेस्ट और आजाद अखबारों पर बैन लगा दिया गया। सेक्शन 2, डिफाइनिंग अ कू डेटा, द लीगल मैकेनिक्स ऑफ यूजरपेशन। यहाँ 1 मिनट रुककर समझते हैं कि आखिर ये कू डेटा असल में होता क्या है। सोर्स टेक्स्ट के अनुसार ये एक ऐसी पॉलिटिकल मूव है जिसमें एक छोटे से ग्रुप द्वारा अचानक सरकार के टॉप लीडर्स को हटाकर सत्ता पर कब्जा किया जाता है। और ध्यान दीजिए, वो भी बिना पूरे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को बदले। नया रजीम बिल्कुल पुराने जैसा ही दिखता है, बस टॉप लीडरशिप बदल जाती है। ये डेफिनेशन यहाँ बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठती है, क्योंकि एग्जैक्ट यही पॉलिटिकल मैकेनिक्स उस वक्त मॉस्को में चल रही थी। अब कूप और रेवोल्यूशन के बीच एक बहुत बड़ा फर्क है। कूप एक अनलॉफुल तरीके से सिर्फ लीडरशिप को बदलता है, जबकि रेवोल्यूशन पूरे सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम में एक ब्रॉड ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। 1991 का ये इवेंट टेक्निकली एक इल्लीगल कू के रूप में ही शुरू हुआ था, लेकिन आगे चलकर इसमें अनइंटेंडेड तरीके से एक मैसिव रेवोल्यूशन को ट्रिगर कर दिया। एक ऐसी रेवोल्यूशन जिसने आगे चलकर पूरे एम्पायर की किस्मत ही बदल दी। सेक्शन 3, द रोड टू रूइन, अ क्रम्बलिंग एम्पायर। लेकिन ये तबाही कोई अचानक रातों रात नहीं आई थी। 1991 तक आते आते सोवियत सिस्टम अंदर ही अंदर एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुका था। सोचिए, मॉस्को और लेनिनग्राड जैसी जगहों में खाने की राशनिंग शुरू हो चुकी थी, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार हो रहा था। गोर्बाचेव के जो पेरिस्ट्रोइका यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, वो बुरी तरह फेल हो चुके थे। ऊपर से अफगान वॉर से एक बहुत ही डिजास्ट्रस रिट्रीट, ईस्टर्न यूरोप में कम्युनिस्ट सरकारों का गिरना और बाल्टिक स्टेट्स का आज़ादी मांगना, इन सब फेलियर्स ने मिलकर मिलिट्री और पुराने पॉलिटिशियंस के अंदर एक गहरा असंतोष पैदा कर दिया था। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की आयरनी देखिए। एक तरफ कागजों पर गोर्बाचेव ने नियर डिक्टेटोरियल पावर्स हासिल कर लिए थे, पर असल जिंदगी में उनकी पब्लिक अथॉरिटी लगभग 0 हो चुकी थी। उनका अपनापन और एक्सेप्टेंस पब्लिक से कंप्लीटली इवेपोरेट हो चुका था। वो डिक्रीज पर डिक्रीज निकालते थे, पर ग्राउंड रियलिटी ये थी कि उनका पालन कोई नहीं करता था। तो आखिर इस पूरी गद्दारी के पीछे वो आखिरी चिंगारी क्या थी? वो था न्यू यूनियन ट्रीटी, जो ठीक 20 अगस्त 1991 को साइन होना था। ये ट्रीटी ऐसी थी जो सोवियत पावर को ड्रास्टिकली डिसेंट्रलाइज कर देती, जिससे सीधे तौर पर क्रेमलिन का डोमिनेंस खत्म हो जाता। हार्डलाइनर्स को लगा कि अगर ये ट्रीटी साइन हो गई तो उनका पावर और उनका वजूद ही मिट जाएगा। बस यही था वो इंसाइटिंग इंसिडेंट जिसने उन्हें यह खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। सेक्शन 4, द कमिटी ऑफ 8, द एनिमी विद इन।
ये हार्डलाइन कम्युनिस्ट्स जिन्होंने इस पूरे तख्ता पलट को टॉप लेवल से बैठकर प्लान किया, जरा इनके टाइटल्स पर ध्यान दीजिए। वाइस प्रेसिडेंट यानेरेव, केजीबी चेयरमैन क्रूचकॉव, डिफेंस मिनिस्टर याजोव और प्राइम मिनिस्टर पावलोव, ये सभी हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल्स थे। और सबसे ट्रेजिकल आयरनी देखिए, ये सभी लोग गोर्बाचोव के खुद के चुने हुए भरोसेमंद दोस्त थे। ये साजिश सरकार की जड़ों में कितना डीपली एम्बेडेड थी, ये देखकर सच में हैरानी होती है। पर अब इन सब फैक्ट्स के बावजूद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इतने पावरफुल लोग, जिनके पास मिलिट्री और केजीबी दोनों का पूरा कंट्रोल था, आखिर उनका ये अल्टीमेट सोवियत पावर ग्रैब इतनी बुरी तरह से फेल क्यों हुआ? चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सेक्शन 5, अ स्पेक्टेक्युलर कू फेलियर, 3 days that shook the world। आइए इस ब्रेथ टेकिंग टाइमलाइन को देखते हैं, जहां ये पूरा स्ट्रिक्टली प्लान्ड प्लॉट मॉस्को की सड़कों पर बिखर गया। 18 अगस्त को गोर्बाचोव को क्राइमिया में हाउस अरेस्ट किया जाता है। अगले ही दिन 19 अगस्त को कू अनाउंस होता है और इधर बोरिस येल्सिन आम हड़ताल बुला लेते हैं। 20 अगस्त आते आते जनता डरने के बजाय मिलिट्री कर्फ्यू को पूरी तरह इग्नोर करके मॉस्को की सड़कों पर बैरिकेड्स लगा देती है और आखिरकार 21 अगस्त को मिलिट्री पीछे हट जाती है और कॉन्स्पिरेटर्स अरेस्ट हो जाते हैं। सिर्फ 3 दिन और पूरा खेल खत्म। और ठीक यहीं पर एंट्री होती है बोरिस येल्सिन की। उन्होंने एकदम निडर होकर ऐलान किया, हम इस कमिटी के सभी फैसलों और इंस्ट्रक्शंस को गैर कानूनी घोषित करते हैं। एक आर्मर्ड व्हीकल के ऊपर खड़े होकर येल्सिन के इस डिफाइंट स्टैंस ने आम जनता को एकजुट कर दिया। ये पब्लिक रेजिस्टेंस का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जहां कमिटी को सीधे तौर पर चैलेंज किया गया। अब इसमें खुद सोवियत मिलिट्री बहुत कंफ्यूज्ड और कॉन्फ्लिक्टेड थी। येल्सिन ने मिलिट्री फोर्सेस से एक बहुत ही इमोशनल और डेस्परेट अपील की। जवानों के पास अपने ही नागरिकों पर गोली चलाने का ना तो कोई क्लियर ऑर्डर था और ना ही उनका ज़मीर इसकी इजाज़त दे रहा था। नतीजा ये हुआ कि बहुत से मिलिट्री यूनिट्स ने ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया और कुछ ने तो सीधे गार्ड्स बदलकर येल्सिन का साथ देना शुरू कर दिया। बाहर की दुनिया भी चुप नहीं बैठी थी। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेम्स बेकर का ये क्वोट उस वक्त का इंटरनेशनल मूड बिल्कुल परफेक्टली सेट करता है। 1991 में लेजिटिमेसी बंदूक की नली से नहीं बल्कि जनता की मर्जी से आती है। इस यूनिवर्सल इंटरनेशनल कंडेमनेशन ने उस कमिटी ऑफ 8 से उनकी बची खुची लेजिटिमेसी भी छीन ली और उन्हें पूरी तरह दुनिया से आइसोलेट करके रख दिया। अब इन प्लॉटर्स का आखिरी अंजाम सुनिए, जो बिल्कुल किसी फिल्म से कम नहीं है। केजीबी चेयरमैन और डिफेंस मिनिस्टर को तब अरेस्ट किया गया जब वो क्राइमिया भाग रहे थे, वो भी गोर्बाचोव से माफी मांगने के लिए। प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही डर और टेंशन में इतनी शराब पी चुके थे कि या तो बेहोश मिले या उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और इंटीरियर मिनिस्टर ने तो आत्महत्या ही कर ली। जब इन्हें अपने किए गए स्टेट क्राइम की रियल ग्रेविटी समझ आई तो ये पूरा ताकतवर ग्रुप ताश के पत्तों की तरह ठहर हो गया। तो इस पूरी स्टोरी से सबसे अहम और आखिरी हिस्टोरिकल टेकअवे ये निकल कर आता है, इन कंस्पिरेटर्स ने ये पावर ग्रैब इसलिए किया था ताकि वो अपने पुराने सोवियत सिस्टम को कोलैप्स होने से बचा सकें। लेकिन असल में गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स को हिंसा और जबरदस्ती से रोकने की इसी कोशिश ने खुद सोवियत एम्पायर के कोलैप्स को और तेज कर दिया। उसका फाइनल डेथ ब्लो बन गई ये साजिश। इसी को द अल्टीमेट आयरनी कहते हैं। इस डीपली हिस्टोरिकल विश्लेषण को रैप अप करते हुए एक बहुत ही जरूरी और प्रोवोकेटिव सवाल दिमाग में आता है, क्या बीते हुए कल को जबरदस्ती और हिंसा से पकड़कर रखने की कोशिश आखिरकार उसके विनाश की ही सबसे बड़ी वजह बनती है? 1991 के इस फेल्ड कू की लेगेसी हमें इसी असमंजस के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। आज इस सोर्स मटेरियल को इतनी गहराई से एक्सप्लोर करने के इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही और दिलचस्प इनसाइट्स के लिए आगे भी जरूर मिलते रहेंगे।